हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम अपने क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं और यहाँ पर हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अभी तक पिछले 3 लेक्चर्स में हम हिमालयाज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में वी विल बी सेइंग अबाउट आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स एंड इंडियन डेजर्ट। राइट, सो बिना देर किए शुरू करते हैं। चलो, लेट अस look at this side. ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर लेक्चर नंबर 3। अगर आप नहीं देखा है तो प्लीज़ आगे पहले उसको देख लें। चलो, सो लेट अस स्टडी अबाउट इंडियन डेजर्ट। अब इंडियन डेजर्ट हमें पता है कि इंडिया में एक स्टेट ऐसा है जहाँ पर डेजर्ट मिल रहा है, बट यहाँ पर हमने हॉट या कोल्ड डेजर्ट की बात नहीं करते हुए भी सीधा राजस्थान वाले हॉट डेजर्ट के बारे में ही बात की है। अदरवाइज़ हमारे पास इंडिया में जो लद्दाख है वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट में ठंडी और साथ में ड्राइनेस मिल रही है हमको। ठीक है, और वहाँ पर भी किसी भी प्रकार का वेजिटेशन उतना पॉसिबल नहीं है ना। और हॉट डेजर्ट में क्या होता है, वहाँ पर भी ऐसी ही ड्राइनेस होती है, लैक ऑफ रेनफॉल होती है, वेजिटेशन अच्छा नहीं होता, लेकिन वो गर्मी वाले एरिया है। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होगा। लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स। अरावली हिल्स जो हैं उनके वेस्टर्न मार्जिन्स में, चलो देख लो अरावली, हियर दीज आर अरावली रेंजेस, और इनके वेस्टर्न मार्जिन में है ना, मतलब इस तरफ, ये राजस्थान वाले ऊपर पूरे एरिया में क्या है आपका इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार भी कहते हैं। इंडियन डेजर्ट का नाम क्या है? थार डेजर्ट। फाइन। सैंडी प्लेन्स कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स का मतलब होता है पहाड़, रेत के पहाड़। ठीक है, और ये रेत के पहाड़ कैसे बन रहे हैं? हवा के कारण, विंड के कारण, है ना। जब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में हवा उड़ती है, मतलब विंड चलती है, तो क्या होता है, उसके साथ रेत उड़ के और दूसरी जगह चली जाती है, और जहाँ पर हवा का प्रेशर कम होता है वहाँ पर वो रेत गिर जाती है, तो उसके कारण वो एक पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, सैंड ड्यून्स बना लेती है। ठीक है, लेकिन ये सैंड ड्यून्स परमानेंट तो होते नहीं है, क्योंकि ये रॉक के नहीं पहाड़ है, ये है सैंड के पहाड़, रेत के पहाड़। तो ये दिन में कई बार बनते और बिगड़ते रहते हैं, इनकी कोई भी लोकेशन फिक्स्ड नहीं होती। वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm। 150 mm जब भी ऐसा दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहा है आपको कि ये पूरे इन ऑल टोटल ओवरऑल ईयर में कितनी बारिश हो रही है? 150 mm से भी काफ़ी कम। एरिड क्लाइमेट, एरिड का मतलब होता है ड्राई। ठीक है, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? एकदम ड्राई होगा, सूखा सूखा सा होगा, कोई मॉइस्चर नहीं होगा हवा के अंदर, विथ लो वेजिटेशन। और क्योंकि रेनफॉल बहुत कम है, मॉइस्चर नहीं है हवा में, और साथ में अंडरग्राउंड वाटर की भी कमी है, दैट इज़ वाई यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो बहुत लो होगा। बहुत बड़े बड़े पेड़ आपको देखने नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हरे भरे ग्रासलैंड्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो नेचुरल वेजिटेशन है डेजर्ट में, जैसे कि कैक्टस हो गया या पाम ट्रीज़ हुए, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बट वो भी एक बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस के बाद। कंप्लीट डेजर्ट में तो आपको देखने ये नहीं मिलेंगे। देन सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी रिवर्स विच आर नॉट पेरिनियल। पेरिनियल मीन्स विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, एंड सीजनल मीन्स विच फ्लोज ओनली इन सीजन्स, जिनमें सिर्फ और सिर्फ सीजन्स के अंदर पानी होता है, बाकी समय ये ड्राइनेस के कारण, गर्मी के कारण सूख जाती हैं। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। लूनी एक रिवर का नाम है। और बरकान्स जो है वो यहाँ पर फॉर्म होते हैं। बरकान्स क्या होता है? बरकान्स इज़ अ स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब सैंड ड्यून्स बनने का ही एक शेप होता है, उसको कहते हैं बरकान्स। ठीक है, चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर इंडियन डेजर्ट। ठीक है, जिसका नाम है थार। नाउ कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन, अच्छा एक और चीज़ हम देख लेते हैं। वैसे तो शायद ही आपको पता हो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में जनरली या जनरल नॉलेज के फैक्ट्स में ये बात बता दी जाती है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। बाय चांस अगर किसी को नहीं पता है तो उसको पता चल जाएगा। आपने कैक्टस देखा होगा। कैक्टस इज़ लाइक दिस, और इसमें ऐसे आपको कांटे कांटे लगे हुए दिखते हैं, है ना। तो असल में ये जो स्ट्रक्चर है कैक्टस का, ये लीफ नहीं है, दिस इज स्टेम। ये जो हमको पत्ती जैसा, बड़ी सी पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये स्टेम है असल में इस प्लांट का। ठीक है, और ये जो थॉर्न्स हैं, यानी कि जो कांटे हैं, दीज आर एक्चुअली लीव्स। तो फिर लीव्स कांटे के फॉर्म में क्यों बन गई? क्योंकि ये वाले एरिया में, मतलब जो हम डेजर्ट एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ड्राइनेस है, और साथ में प्लांट्स जो हैं वो क्या कर पा रहे हैं, प्लांट्स के थ्रू भी ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब प्लांट की पत्तियाँ और स्टेम्स से जो पानी इवेपोरेट हो रहा है उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होता है, जो प्लांट की बॉडी है उससे वाटर लॉस होना चालू कर देता है।
ठीक है। अब पानी उसको वैसे ही नहीं मिल रहा, अंडरग्राउंड वाटर उसके पास नहीं है, ठीक है। मानेंगे कि रूट्स जो है वो बहुत डीप जाती हैं इनकी, डेजर्ट वाले प्लांट्स की, लेकिन स्टिल अंडरग्राउंड वाटर उतना नहीं होगा और साथ में रेनफॉल भी नहीं होगी। तो ये अपना वाटर लॉस बचाने के लिए क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन, ठीक है, जिसको हम अगर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं तो हम एडेप्टेशन कहते हैं। ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं, उसके साथ ढल जाते हैं और अपने फॉर्म्स को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कांटे हैं वो असल में लीव्स हैं, ठीक है। और जो आपको लीव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्टेम है, और अगर आप उस लीव लाइक स्ट्रक्चर जो स्टेम है उसको आप टच करके देखेंगे तो आपको एक वैक्सी लाइक मतलब वैक्सी जैसा लगेगा, वैक्स जैसा फील होगा आपको, ठीक है। वैक्स जैसा फील क्योंकि जैसे आप क्रेयॉन कलर को अगर टच करते हैं तो आपको एकदम चिकना सा वैक्स जैसा फील होता है, ठीक है, वैसा फील होगा। क्यों? क्योंकि वो एक वैक्स की लेयर होती है जो आपके स्टेम के ऊपर होती है, कैक्टस के स्टेम के ऊपर होती है, जो कि वाटर लॉस को बचाने की कोशिश करती है, ठीक है। चलो, द कोस्टल प्लेन्स, जैसे आपसे कैक्टस वाला क्वेश्चन कहीं पूछेगा नहीं, क्योंकि ये एक जनरल बात है, हम डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको शेयर किया, राइट। कोस्टल प्लेन्स, अभी हम देख चुके हैं घाट्स के बारे में, है ना, इन दिस स्लाइड। ये देखो, पिछले लेक्चर में हमने घाट्स के बारे में देख लिया। घाट्स असल में मैंने क्या बताया था, ये नदी वाले घाट नहीं है, ठीक है। ये कौन से वाले घाट है, इनका मतलब है एक्चुअली हिल्स और माउंटेन्स, ठीक है, हिल्स एंड माउंटेन्स। घाट्स के पैरेलली, ठीक है, घाट्स के पैरेलली चल रहे हैं आपके कोस्टल प्लेन्स। देखो, ये वाला जो एरिया है ये आपका पेनिनसुलर एरिया है, ठीक है, दिस बॉर्डर, राइट। अब इसमें ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, दिस इज वेस्टर्न घाट एंड दिस इज ईस्टर्न घाट। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस एंड ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस प्रोवाइडिंग द स्पेस बिटवीन फॉर द रिवर्स टू मीट विद द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एंड दीज रिवर यूजुअली फॉर्म्स अ डेल्टा एंड विच रिवर्स विच goes in Arabian Sea like Narmada and Tapi, they form estuary, ठीक है। अब एस्चुरी क्या है ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, मतलब कि पानी जब एक ऊंचाई से गिर रहा है तो यहाँ पर जिस एरिया में गिर रहा है वहाँ पर एक गहरा गड्ढा कर लेगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं एस्चुरी। और डेल्टा क्या है, जो सीधा प्लेन एरिया पे जाकर बड़ी वाटर बॉडी से, चाहे सी हो या ओशन हो, से मिल जाएगा तो वो डेल्टा फॉर्म करेगा, सेडिमेंटेशन होगा वहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये जो आपको ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है पूरे में, ये है असल में कोस्टल प्लेन। ये आपकी बॉर्डर और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो प्लेन एरिया पड़ रहा है, वैली लाइक स्ट्रक्चर, प्लेन स्ट्रक्चर जो पड़ रहा है, वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पर वेजिटेशन होता है और अच्छा खासा वेजिटेशन मिलता है आपको, ठीक है। स्पाइसेस या बहुत सारी फूड क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पर ग्रो करती हैं, ठीक है। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो ग्रीन एरिया आपको इस तरफ दिख रहा है, वेस्टर्न घाट्स के पैरेलल जो होगा वो कहलाएगा आपका वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये जो ईस्टर्न घाट और बॉर्डर की ईस्टर्न बॉर्डर के बीच में मिलेगा आपको, दैट विल बी नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। याद रखें कि ये प्लेन्स हैं, ये घाट्स नहीं है, प्लेन्स हैं, ठीक है। कोस्ट वाले एरिया में जो प्लेन एरिया पड़ रहा है, ठीक है, प्लेन स्ट्रक्चर पड़ रहा है, दैट इज कोस्टल प्लेन। चलो, अब कोस्टल प्लेन जो है इसको हमने डिवाइड करके रखा है। बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट की, और ये है ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में जब हम बात करेंगे तो जो मुंबई से गोवा तक वाला रीजन है इसको कहा जाता है ट्रेडिशनली कोंकण कोस्ट, ठीक है। दीज आर डिफरेंट नेम्स। फिर उसके नीचे जब हम आते हैं तो कर्नाटका वाला जो रीजन है वहाँ पर इसको कहते हैं कन्नड़ प्लेन, ठीक है। और जो केरला वाला रीजन है दैट इज़ नोन एज मालाबार कोस्ट, ठीक है, या मालाबार प्लेन भी कह सकते हैं आप इसको, राइट। सीक्वेंस याद रखना ज़रूरी है क्योंकि हमारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर उड़ीसा वाला जो रीजन है, ऊपर से लेके बंगाल के कवर होते हैं, ऐसे जो उड़ीसा वाला रीजन है दैट इज़ नोन एज नॉर्दर्न सिरकार्स एंड दिस बिलो वन इज़ नोन एज, ये जो तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश को कवर कर रहा है इसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में अगर आपको डायग्राम बनाने आ गया या डायग्राम में ब्लैंक्स दे दिए या फिर एक्सप्लेन करने बोल दिया और डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने बोल दिया, तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप इसका डायग्राम बस याद कर लेते हैं तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, सिंपल है ना।
कोंकण, गोवा, देखो सबसे पहले तो कन्नड़ याद कर लो, नाम से समझ में आ रहा है क्योंकि कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो कर्नाटका वाला जो रीजन है वहाँ पर कन्नड़, ठीक है। कोंकण किसको बोल दिया हमने, मुंबई और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा वाले रीजन को। मालाबार किसको बोल दिया, केरला वाले। एक तरफ के याद करो, दूसरी तरफ दो हैं, आराम से आ जाएंगे। नीचे वाले को बोलेंगे कोरोमंडल और ऊपर वाले को बोलेंगे नॉर्दर्न सरकार। नॉर्थ में तो नॉर्दर्न सरकार, राइट। सिंपल है, आसानी से याद हो जाएगा। 2-3 बार आप इस डायग्राम को देखें, 1-2 बार अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करें, रफ में बनाने की कोशिश करें, ईजिली याद होगा। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा, है ना। सिंपल सिंपल से लॉजिक्स लगाओ और चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करो। फाइन, चल ये हो गया हमारा कोस्टल प्लेन्स के बारे में। आपको ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि कोस्टल प्लेन्स में वेजिटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, ये वेस्टर्न प्लेन में, वेस्टर्न कोस्ट में। कारण क्या है, वेस्टर्न कोस्ट में अच्छा वेजिटेशन होने का कारण है हैवी रेनफॉल, ठीक है। कारण क्या है, हैवी रेनफॉल। अब हैवी रेनफॉल इस एरिया में क्यों हो रही है, इस एरिया में इसलिए हो रही है क्योंकि दिस इज़ अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ से मानसून विंड्स उठती हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जब गर्मी का सीज़न होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन डायरेक्टली वर्टिकल होता है, तो यहाँ पर काफ़ी एवेपोरेशन होता है। एवेपोरेशन होता है तो अरेबियन सी से अच्छा खासा एवेपोरेशन होगा और ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे। अब बादल बनेंगे तो यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स, ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है दिस इज़ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब बादल इस तरह से इधर, क्योंकि हवा ऐसे चल रही है, ठीक है। यहाँ से इस तरफ मानसून विंड्स जाएंगी और बादलों को लेकर जाएंगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ये बादल जब यहाँ पर पहुँचेंगे प्लेन्स के ऊपर, तब तो वो बारिश नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि उसके जस्ट एडजेसेंट, उसके बिल्कुल पैरेलली क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स और कंटिन्यूस है। तो अगर माउंटेन्स अलाउ नहीं कर रहे हैं बादल को आगे जाने के लिए और बादल भारी है तो ऊपर भी नहीं उठ पा रहा, तो क्या होगा, माउंटेन से टकराकर यहाँ पर हो जाएगी बारिश, जिसको कहते हैं हम ओरोग्राफिक रेनफॉल। यहाँ पर ये ओरो का मतलब होता है माउंटेन, ठीक है। इसलिए ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पर बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हो जाता है क्योंकि हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। यहाँ पर भी रेनफॉल होगी लेकिन इस सीज़न में नहीं होगी, इस समय पर नहीं होगी, ठीक है। और ऊपर से ये डिसकंटिन्यूस भी है। और साथ में हमने ये भी देखा था कि वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट्स की हाइट कम है। और दूसरी चीज़, मानसून में इधर से इधर वाले डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। बात समझ में आई, चलो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसकी मदद से अगर आप ये रिवर का सीक्वेंस भी याद रख सको ना तो बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी सी चीज़ों, जैसे मैं कैसे याद कर रही हूँ, मैंने सबसे अच्छे से याद किया था कि भाई महानदी मुझे पता है कि कहाँ पर है, उड़ीसा वाले रीजन में फ्लो होती है महानदी, ठीक है। तो मुझे महानदी क्योंकि सबसे ऊपर है उसकी लोकेशन याद हो गई। उसके बाद मैंने, जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि GKC, यानी सबसे पहले गोदावरी आएगी ऊपर, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, ठीक है। गोदावरी को क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा, क्योंकि साउथ की बड़ी रिवर है, दैट इज़ वाई इसको बोला जाता है दक्षिण गंगा। बड़ी भी है, ब्रॉड भी है, राइट। चलो अब चलते हैं आइलैंड्स के ऊपर। We have already studied that the territory of India includes 2 island groups, not 2 islands, 2 island groups. Why? Because Lakshadweep Islands as well as Andaman and Nicobar Islands, ये एक island की बात नहीं करते. This is a group of several different or multiple sized islands. ठीक है, चलो पहले देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप का एरिया कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। कैपिटल कावारती। पिटी आइलैंड जो है यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर बर्ड्स को प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करें ना, उनका एक नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करते हैं और वहाँ पर उनको रखते हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लक्षद्वीप जो है वो 3 मेजर ग्रुप्स बताता है। सबसे पहले एक आइलैंड है ऊपर जिसका नाम है अमिनदीप, उसके नीचे छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है जिसको कहते हैं लक्काद्वीप। इवन पहले लक्षद्वीप को लक्काद्वीप ही कहते थे, फिर हमने उसका नाम चेंज किया और उसको बुलाने लगे हम लक्षद्वीप। देन मिनिकॉय आइलैंड जो है ये सबसे नीचे है। समझ आया? देखो ये अगर आप याद नहीं भी करोगे ना कि सीक्वेंस क्या है तो भी चल जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आपकी NCERT है वो इतना डिटेल में नहीं बताती। मैंने क्यों बताया है, क्योंकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए, राइट। हाँ, आपसे ये ज़रूर पूछ सकता है कभी धोखे से MCQ। वैसे इस चैप्टर से बहुत सारा है MCQ बनाने के लिए, लेकिन धोखे से फिर भी अगर आपके टीचर ने MCQ बना दिया तो आपसे भाई इसके बारे में पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन से आइलैंड हैं जो लक्षद्वीप के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार नाम आप देख लो, सीक्वेंस याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रखना चाहते हो योर विश।
देन बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है असल में ये अंडमान आइलैंड ग्रुप और निकोबार आइलैंड ग्रुप दो अलग अलग ग्रुप हैं जिनको हम एक साथ कंसोलिडेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। अंडमान ग्रुप्स में आएंगे 4 आइलैंड्स और निकोबार ग्रुप में आएंगे 3 आइलैंड, ठीक है। अंडमान की बात करते हैं, सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। ऑब्वियसली बात है, लिटिल अंडमान इज़ द स्मॉलेस्ट वन एंड द मिडिल अंडमान इज़ द बिगेस्ट वन, ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट निकोबार आइलैंड्स, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, जिसमें से सबसे छोटा है लिटिल निकोबार और सबसे बड़ा है ग्रेट निकोबार। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 7 छोटे बड़े जो ग्रुप्स हैं, आइलैंड्स हैं, इनको मिलाकर कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके भी अगेन आपको डिटेल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो एक चीज़ और इसमें हमको ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कोरल ओरिजिन के हैं। कैसे हैं? कोरल ओरिजिन। कोरल ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ये बने हैं कोरल से। अब कोरल्स क्या होता है? जैसे अगर आपने डिस्कवरी देखी है या आपने कुछ भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें अंडर वाटर सीन्स दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी जो अंडर वाटर जो भी सीन दिखा रहे हैं आपको, उसमें अगर डीप ओशन का एरिया दिखाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर से ना प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो असल में एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो कोरल्स होते हैं। और जब ये कोरल्स की डेथ होती है, ठीक है, पॉलिप्स नाम के जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, पॉलिप्स को छोड़ो, जो कोरल्स होते हैं जब उनकी डेथ होती है तो वो एक स्केलेटन, कैल्शियम, क्योंकि उनका स्केलेटन कैल्शियम से बना होता है, तो वो जब स्केलेटन जमता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है, ठीक है। और उसको जब वो एक सारे ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि कोरल्स तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया बन जाता है जो कोरल से बना हुआ है, एक स्केलेटन से बना हुआ है, ठीक है। और उसके ही ऊपर कौन सा आइलैंड बना है? आपका लक्षद्वीप। लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कोरल आइलैंड नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा है? माना जाता है कि ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं ये एक्चुअली हिमालयाज़ का ही एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है, क्योंकि हम देखते हैं कि इधर ये जो अरुणाचल प्रदेश की बात हम जब करते हैं तो यहाँ से जो हिमालयाज़ अंदर मुड़ते हैं पूर्वांचल के फॉर्म में, है ना, ये पूरे एरिया में आते हैं। और यहाँ पर ही नीचे हमको खूब नीचे आकर क्या देखने को मिल जाते हैं? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो माना जाता है कि क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं हो सकता है कि वो हिमालयाज़ का ही एक साउथवर्ड एक्सटेंशन हो, जो हमें असल में वो ज़मीन के नीचे पहाड़ है, हिमालय का हिस्सा है, लेकिन वो पानी के ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ है, तो हम उसको आइलैंड कंसिडर कर रहे हैं और उसका नाम हमने दिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइलैंड्स। 2 बार कैसे आ गया ये? ओके, अवॉइड दिस। नाउ लेट अस कंक्लूड आवर चैप्टर। Each physiographic feature complements the other and makes the country richer in its natural resources. जितने भी फिजियोग्राफिक फीचर है, चाहे वो हम जैसे हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ हैं इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स है, सो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, ठीक है। साथ में अगर हम देखते हैं कि जो आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, ठीक है, उनके कारण ही रिवर्स जो है उनको डेल्टा फॉर्म करने की जगह मिल रही है, उनको फ्लो होने की जगह मिल रही है, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स हरे भरे क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं, राइट। मतलब जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं ये सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अपने अपने डिफरेंट गोल्स को अचीव करने में, ठीक है, डिफरेंट जगह के नेचुरल बैलेंसेस को मेंटेन करने में। और साथ में कंट्री को भी नेचुरल रिसोर्सेज से युक्त बनाते हैं, बहुत ज़्यादा रिच बनाते हैं कंट्री को नेचुरल रिसोर्सेज में। माउंटेन्स जो हैं वो वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ के मेजर रिसोर्सेज हैं, है ना। वाटर रिसोर्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेजर रिवर्स जो हैं वो माउंटेन से क्या कर रही हैं? फ्लो होके जा रही हैं, है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं ये ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री कहलाती हैं, और अर्ली सिविलाइजेशन है जो सबसे पहले कहाँ पर सेटल हुए थे लोग? आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के पास, ठीक है, गंगा रिवर के पास या बाकी जितनी भी रिवर्स है। कारण क्या है? देखो, पहले लोगों के पास ना बहुत स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती थी, राइट। दूसरा, जब ह्यूमन ने इरिगेशन करना चालू किया, एग्रीकल्चर करना चालू किया, तो उसके पास कुछ भी ऐसे टूल्स नहीं थे या कुछ भी ऐसी मशीनरी नहीं थी जिसकी मदद से वो पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो उसने कहाँ इरिगेशन, कहाँ एग्रीकल्चर करना चालू किया? रिवर्स के पास, ठीक है। पानी की बाकी चीज़ों में भी नीड पड़ी तो उसने कहाँ सेटल होना पसंद किया? पानी के आसपास। आप किसी भी मतलब दुनिया के किसी भी कंट्री के सिविलाइजेशन को उठा के देखें कि लोगों ने कहाँ सबसे पहले सेटल होना चालू किया? तो रिवर्स के आसपास, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। थोड़े दिन तक इंसान बिना खाने के रह सकता है, बिना पानी के नहीं रह सकता, राइट, ठीक है।
और ग्रेनरीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था नॉर्दर्न प्लेन्स जब हम पढ़ रहे थे कि नॉर्दर्न प्लेन्स फ्लड प्लेन वाले एरिया में बने हैं, मतलब हर साल रिवर्स में जब फ्लड आती है और रिवर जो है वो अपने नॉर्मल एरिया से फैलती है, ठीक है, तो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट लेकर आती है वो आसपास के उस एरिया में जमा देती है, और जब रिवर का पानी फ्लड के बाद कम होता है तो वो अपने साथ वो सेडिमेंट्स को दोबारा नहीं लाती है, उनको वहीं डिपॉजिट करके आती है, जिसके कारण हर साल जो फ्लड प्लेन्स है यानी रिवर के आसपास का एरिया बाढ़ में जो बढ़ता है उस एरिया में हर साल नए डिपॉजिट्स आते हैं, जिसके कारण एग्रीकल्चर अच्छा होता है, सॉइल फर्टाइल होती है, ठीक है। अब सॉइल फर्टाइल हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इरीगेशन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा फूड ग्रेन्स जो हैं वो सप्लाई कर पाएंगे पूरी कंट्री के लिए, तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर अनाज जो है उसको स्टोर करके रखते हैं हम, ठीक है। देन प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या करते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स हैं, जितने भी मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं उनमें से ज़्यादातर मिलते हैं प्लेट्यू में। जैसे कि हम इंडिया की अगर बात करें तो हमने देखा था छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इन झारखंड, ठीक है, उसमें ढेर सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। ऐसे ही अदर प्लेट्यूज़ में भी काफ़ी मिनरल देखते हैं, और मिनरल का काम क्या है, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद करता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब में कहीं ना कहीं मिनरल्स का, मेटल्स का काम हो रहा है, और इनका एक्सट्रैक्शन कहाँ से हो रहा है, प्लेट्यूज़ से, ठीक है। माउंटेन से भी होता है, लेकिन अगर हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो प्लेट्यूज़ जो हैं दे आर फार मोर रिचर इन मिनरल्स। कोस्टल रीजन्स और आइलैंड ग्रुप्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कोस्टल रीजन्स मतलब जैसे कि ये जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, अब आप बताइए कि ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं क्योंकि ये पानी के पास वाले हिस्से, तो यहाँ के लोग ऑब्वियस ही बात है कि फ़िशिंग तो करेंगे, ठीक है। नॉट ओनली फिशिंग, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स को पकड़ के या तो उनका ट्रेड किया जाएगा या तो सी फूड बनाया जाएगा उनसे, ठीक है। मतलब कोस्टल एरिया है तो फिशिंग या सी फूड से रिलेटेड काम तो यहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगी, ये पोर्ट की तरह काम करेंगे, यहाँ पर हम पोर्ट्स बना सकते हैं। पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एरियाज़ जो इकोनॉमिकली हेल्पफुल हैं, मतलब दूसरी कंट्री से जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करेंगे तो उनके शिप के मतलब पानी के थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो शिप्स जो हैं वो आकर इस एरिया में रुक सकते हैं अगर हमने यहाँ पर पोर्ट्स बनाए हैं तो, ठीक है। यहाँ पर स्टेब्लिश कर सकते हैं हम अपने शिप्स को, और फिर यहाँ से सामान शिप्स में लोड और अनलोड किया जा सकता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं अगर कोस्ट लाइन है तो। फर्स्ट चैप्टर में एक सवाल ये भी था कि इंडिया की ये जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तब उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है इंडिया का, है ना, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा साउथवर्ड एक्सटेंशन किसको मिला है, इंडिया को, जियोग्राफिकली, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, ट्रेड में, ठीक है। जब हमने बात की थी कि ब्रिटिशर्स आए थे, सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे, वास्को डी गामा, वो कहाँ आए, इंडिया ही आए। इंडिया ही क्यों आए, पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, क्योंकि हमारी कोस्टल लाइन बड़ी है, ठीक है। हमको इसका फ़ायदा हर जगह पर मिलना चाहिए, समझ आया। चलो ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, सारे फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन क्या है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, हमको उनसे क्या फ़ायदा हो रहा है, और इंडिया की ज्योग्राफिकली जो हम एक लोकेशन देख रहे हैं उसमें ये सारे जो फिज़िकल फीचर्स हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी गेन करने मिला है, अगर आपको कुछ भी समझ आया है, आपका सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग हुआ, आपका टॉपिक जो है, कन्फ्यूजन्स अगर आपकी दूर हुई हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना, फ्री है, बस एक क्लिक करना है आपको। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और अब तक अगर आपने अनुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।